तो फिलहाल कुछ इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से घर आया हुआ हूँ, लेकिन वीडियोस ऐसी कंटिन्यू रहेंगी। एंड आज बड़ी सारी मस्त बातें भी आपको बताने के लिए, माहौल थोड़ा सा अलग है तो इस डिफरेंट तरीके से भी देख सकते हो आज आप वीडियो को। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। बातें बताने के लिए आपको बहुत सारी है। स्टार्ट करते हैं गाइस सबसे पहले हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। और मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप का ये हाल तो कुछ गड़बड़ हो गया है। 2 मिलियन से फिर से रॉ की जो व्यूअरशिप है वो नीचे आ गई। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी कितनी थी व्यूअरशिप है, हाँ लास्ट वीक की व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर थी, लेकिन इस हफ्ते व्यूअरशिप 2.1 मिलियन के बाद से अब नीचे आ गई है 1.866 मिलियन व्यूअर्स। अब व्यूअरशिप रॉ की आपको पता ही है ऐसी चलती है, इसके बारे में ज़्यादा बात करके कुछ फायदा है नहीं। और वैसे भी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जब रॉयल रंबल के बाद अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाया तो फिर अब इस वाले शो से भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, शो अच्छा था, इस बात में कोई भी शक नहीं है। नेक्स्ट गाइस हम एलेक्सा ब्लिस के बारे में बात करते हैं। एलेक्सा ब्लिस के बारे में आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछे थे कि भाई अब उनका क्या स्टेटस है, वो मैच भी हार गई। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिलहाल WWE ने एलेक्सा ब्लिस को एक ब्रेक दिया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं कि उनको कोई इंजरी वगैरह है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन चेंबर के बाद WWE जो है उनको लाना शुरू कर दी और उसके बाद जो भी उनके लिए रेसलमेनिया में प्लान्स होंगे उसकी स्टोरी लाइन WWE शुरू कर देगी। यानी कि फिलहाल WWE ने थोड़ा सा ब्रेक दिया एलेक्सा ब्लिस को। अगर आपको वातावरण की हवा की आवाज़ आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, लेकिन फिलहाल के लिए एलेक्सा ब्लिस एलिमिनेशन चेंबर के बाद आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। आज NXT के शो पर बेली आती है अपना डिंग डोंग हेलो का सेगमेंट लेके, और यहाँ पे आके उन्होंने क्लेश करवा दिया आप कह सकते हो। जो टॉक्सिक अट्रैक्शन वाली पूरी टीम थी मैंडी रोज के जाने के बाद अब वो लगी रही थी कि टूट रही है, लेकिन आज इस वाले शो के अंदर आकर बेली के सेगमेंट से वो पूरी टूट गई। अब सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात बेली के फैंस के लिए ये है कि आर्म स्लिंग पहना हुआ था बेली ने। अब ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि क्योंकि स्टील केज मैच के अंदर ब्रूटैलिटी दिखाई थी बैकी लिंच ने, तो उस चीज़ को सेल करने के लिए वैसा किया गया हो। क्योंकि अगर सच में उनको कोई इशू होता तो फिर WWE उनको NXT वर्क ना करवाती। सोचो अगर सच में इशू है तो वो रॉ स्मैकडाउन पे काम ना करके NXT पे कर रही होती क्या? मतलब अगर इतना सीरियस होता तो मेरे ख्याल से मामला ऐसा कुछ खास है नहीं। फिलहाल उनको जो है ऐसे इंजरी को सेल करने के लिए सिर्फ दिखाया गया है, बाकी प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ है नहीं बेली के साथ में। कोडी रोड्स ने एक आइडिया पिच किया जो कि पॉसिबली आपको रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिल भी सकता है। और कोडी रोड्स ये कहना चाह रहे हैं कि डस्टिन रोड्स जो कि उनके भाई हैं उनके साथ वो टैग टीम में तो काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको बुलाना जरूर चाहेंगे WWE में मूवमेंट शेयर करने के लिए। तो ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप जीत रहे हैं तो उसके बाद आपको डस्टिन रोड्स दिख सकते हैं। अगर आपने AEW को अच्छे से फॉलो किया होगा, एटलीस्ट शुरू में जब मैं करता था, तो ये चीज़ क्लियर थी कि कोडी रोड्स और डस्टिन रोड्स का जो भाईचारा है ना, इसको फैंस के बीच काफ़ी ओवर है। ये बात तो अलग है कि क्या इनको लोग साथ में देखना चाहते हैं या फिर नहीं, लेकिन जब भी साथ में होते लोग कनेक्ट कर लेते हैं इनके साथ में। तो इसकी वजह से हो सकता है कि शायद WWE ऐसा मूवमेंट उनको दे दे। बट अगेन लेकिन डस्टिन रोड्स क्योंकि WWE की प्रॉपर्टी नहीं है तो WWE सोचे कि अरे भाई हम किसी दूसरे बंदे को अटेंशन क्यों दिलाएं। लेकिन आई थिंक कोडी रोड्स के बेनिफिट के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। तो कोडी रोड्स का एक आइडिया है, शायद हो सकता है रेसलमेनिया के अंदर कुछ WWE ऐसा कर भी दे। एक काफ़ी सैड न्यूज़ है गाइस जेरी लॉलर के बारे में। अब 2012 के अंदर आपको एक इंसिडेंट तो पता होगा जब लाइव कॉमेंट्री करते हुए हार्ट अटैक आया था जेरी लॉलर को। तो शायद सिमिलर ऐसी कोई सिचुएशन जेरी लॉलर के साथ फिर से हुई, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कि कंफर्म ही है उनको हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया था। इवन कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अपने घर के आगे गिरे हुए पड़े हुए थे मतलब जेरी लॉलर। तो फिर से लोग ऐसे कर रहे हैं कि शायद उनका कोई हार्ट इश्यू है जिसकी वजह से उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। जो भी है जैसा भी है, हम होप ये करते हैं कि जेरी लॉलर पूरे फिट हो जाएं, क्योंकि अब उनकी आपको पता एज भी हो गई तो इस टाइम पर ऐसे इश्यूज़ बंदे को आते रहते हैं। बट उनकी रिकवरी अच्छे से हो जाए और ज़्यादा कोई सीरियस बात ना हो जेरी लॉलर के साथ, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट जो समर स्लैम WWE का शो होने वाला है जिसकी डेट है 5 अगस्त की 2023 के अंदर, WWE ने इसका जो वेन्यू है, इसकी जो लोकेशन है वो अनाउंस कर दी है। ये होने वाला है फोर्ड फील्ड डेट्रॉइट के अंदर से। और गाइस फोर्ड फील्ड ये जो स्टेडियम है इसकी मैंने कैपेसिटी जाकर चेक करी तो ये 60-65 हज़ार के आसपास की है। अब WWE आपको पता ही है मनी इन द बैंक जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट को भी आप एक बड़े लेवल पर देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा टिकट सेल करनी है, तो समर स्लैम तो उनका अपने आप में एक बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट है। तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद WWE इस बार के जो समर स्लैम है उसको भी एक बहुत बड़ी चीज़ बनाएगी और बहुत बड़ी चीज़ बनानी चाहिए। पैसे वैसे कमाओ भाई तुम भी बढ़िया करके अपने। रायबैक के बारे में गाइस एक अपडेट है। अब यूजुअली रायबैक के बारे में ज़्यादा मैं बात करता नहीं क्योंकि उनके काफ़ी सारी चीज़ों को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर लिया जाता है, कई बार वो खुद भी गलत होते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल सुपरस्टार हैं बेसिकली, और उनकी बातें ऐसा लगता है कि हाँ बस हवाई फायर है, उसका मतलब ज़्यादा कुछ निकलता नहीं। लेकिन गाइस रायबैक ने बड़ी सीरियस सी बात की और उन्होंने ये कहा कि उनका जो रायबैक का ट्रेडमार्क है, क्योंकि उनके नाम हो चुका है तो डॉक्यूमेंटेशन का काम बचा है, बाकी वो पूरी तरीके से फिट हैं और अब वो प्रोफेशनल काम करने के लिए दोबारा से तैयार हैं।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद वो WWE कंपनी के अंदर आएंगे, या फिर हो भी सकता है क्योंकि अब WWE का कंट्रोल भी चेंज हो गया है। विंस मैकमैन से तो काफ़ी दुश्मनी थी उनको, ट्रिपल एच के साथ उनके ऐसे रिलेशन नहीं, क्योंकि जिस टाइम पर रायबैक के साथ पंगा चल रहा था WWE के अंदर विंस मैकमैन ही कंट्रोल में थे। उस समय ट्रिपल एच तो ऐसे कोई अथॉरिटी फिगर में या फिर ज़्यादा NXT कंट्रोल करने वाले बंदे भी नहीं बने हुए थे उतने कोई खास। तो ऐसे में रायबैक जो है WWE कंपनी के अंदर भी आ सकते हैं, बहुत कम चांस है, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग में दोबारा से कूदने का रायबैक का पूरा मूड है और अब पूरा उनका मौका भी आ चुका है। कोडी रोड्स गाइस एक तगड़े वाले ड्रॉ हैं, ऐसा कहना है डेव मेल्ट्जर का। डेव मेल्ट्जर के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स ने लाइव शोज़ के अंदर भी WWE के टिकट्स बिकवा दी हैं, जो कि यूजुअली WWE के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि 2-2.5 हज़ार लोग उनका लाइव इवेंट देखने आ जाएं। अब ये इंडिया में लाइव इवेंट या फिर बाकी लाइव इवेंट होने की बात नहीं हो रही है, USA या फिर कनाडा के अंदर करने की बात हो रही है, जहाँ पर वैसे USA की बेसिकली बात हो रही है, जहाँ पर क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी रॉ स्मैकडाउन के शोज होते रहते हैं, तो फैंस जो है कम इंटरेस्टेड होते हैं लाइव शोज़ के लिए, लेकिन WWE को टिकट से पैसे कमाने हैं। तो डेव मेल्ट्जर ने ये कहा कि रोमन रेंज जैसे नंबर्स ड्रॉ करते हैं, कोडी रोड्स एटलीस्ट फिलहाल वैसा काम कर रहे हैं और इस समय एक मूवर का काम कर रहे हैं। जैसे रोमन रेंज अपने आप को नीडल मूवर कहा करते हैं, वैसे इस समय कोडी रोड्स वो काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो WWE के लिए काफ़ी अच्छी बात है ये। और अब कोडी रोड्स ने लाइव इवेंट भी काम करना शुरू कर दिया है, तो हर तरीके से अब WWE जूस निकालना चाहिए कोडी रोड्स का, जो कि अच्छी बात भी है। मेरे ख्याल से कोडी रोड्स खुद इस प्रोसेस को काफ़ी एंजॉय करते हैं और उनकी रिहर्सल, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी है, जो वो मेन इवेंट में जाकर करेंगे रोमन रेंज के सामने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और गाइस कोडी रोड्स के और पॉल हेमन के बारे में बात करते हैं, जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में उनका सेगमेंट था। तो गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सेगमेंट बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, ये इम्प्रोवाइज था पूरा पॉल हेमन कोडी रोड्स की तरफ से, उसी पॉइंट पर जो उन्होंने सारी चीज़ें करी। और वैसे देखा जाए तो देख के ऐसा समझ में आ भी जाता है यार कि ये इतना नेचुरल कैसे हो सकते हैं, इतनी इनको चीज़ें याद कैसे हैं, हमको भी देख के ऐसा लगता है इनका दिमाग में इतना कैसे फिट है सब। लेकिन जब बंदा अपनी अंदर की खुद थॉट्स बता रहा है, उसकी थिंकिंग बता रहा है, अपनी स्टोरी बता रहा है, तो फिर आपको स्क्रिप्टेड होने की ज़रूरत नहीं होती। और इसी वजह से जो वो चीज़ उन्होंने करी थी पॉल हेमन एंड कोडी रोड्स ने, वो बहुत मस्त थी। इवन गाइस ऐसा करने के पीछे रीज़न भी सामने आ चुका है और वो रीज़न है सैमी ज़ेन। आप बोलोगे हैं सैमी ज़ेन कैसे, काम कोडी रोड्स पॉल हेमन ने क्या, नाम सैमी ज़ेन का आ रहा है। तो गाइस बताया ये जा रहा है कि क्योंकि सैमी ज़ेन इस समय इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो WWE का मेन रेसलमेनिया का एंगल है रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स का, वो सेकेंडरी ना लगे। इसी वजह से WWE ने एक बढ़िया हॉट सेगमेंट ड्रॉ पर करने के लिए सोचा था, जो कि कोडी रोड्स एंड पॉल हेमन ने किया। और आप लोग खुद सोच सकते हो कि सेगमेंट की वजह से अब जो हाइप है वो रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के मैच की ज़्यादा है। अब बातें पर्सनल लग रही हैं, क्योंकि पॉल हेमन ने कोडी रोड्स के बारे में ये कह दिया था कि तू भले ही अपने बाप का फेवरेट सन था, लेकिन रोमन रेंज वो बेटा जो कि हमेशा से डस्टी रोड्स को चाहिए था। तो ऐसा क्या कि उन्होंने चीज़ों को पर्सनल बना दिया और अब यहाँ पे जो राइवलरी है इन दोनों सुपरस्टार्स को, उसको देखने में फैंस और ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी वजह से क्योंकि फैंस का सारा ध्यान सैमी ज़ेन पर था, तो WWE कहेगा अरे भाई मेन चीज़ ये भी है, इसके ऊपर भी ध्यान दो। और इसी वजह से रॉ पर वो सेगमेंट हुआ था कोडी रोड्स एंड पॉल हेमन का। गुंथर इस समय इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, भाई साहब के पास से कोई बंदा चैंपियनशिप भी नहीं ले पा रहा। तो गुंथर ने इसके बारे में क्या कमेंट किया, वो कहते हैं भाई देखो ब्रॉक लेसनर 1 in a million गाय है। फिर उन्होंने करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं 1 in 10 million भी कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रॉक लेसनर वो बंदा है जिसको मैंने देख के WWE मतलब उसको देखा, मैंने WWE मैंने छोड़ दी थी, उसके बाद उसको मैंने देखा था, मैंने फिर से WWE भी देखी। एडी गुररेरा के साथ उन्होंने मैच को मेंशन किया और उन्होंने कहा मेरा एंड बॉस की तरह है ब्रॉक लेसनर। अब आपको आपको बताऊंगा पूरा, जैसे हम गेम खेलते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे मिशंस होते हैं, लेकिन एक एंड बॉस होता है, इसमें जाके लड़ते हैं मुझसे। तो गुंथर ने ब्रॉक लेसनर को उस लेवल की उपाधि दे दी है कि हाँ भैया ये मेरा एंड बॉस है। तो ये कुछ कुछ मुझे वैसे ही लग रहा है जैसे बॉबी लेस्ली पीछे पड़े रहते थे ना कि यार मुझे ब्रॉक से मैच चाहिए, ब्रॉक से मैच चाहिए, वैसे ही मुझे गुंथर का केस लग रहा है। देखते हैं ये चीज़ WWE कब तक दे देती है गुंथर को। परफॉर्मेंस जितनी अच्छी है उनकी, मेरे ख्याल से WWE क्या पता रेसलमेनिया के अंदर उनको दे भी देगी, कि अगर चेंबर के अंदर इन दोनों का मैच हो रहा है लेस्ली और लेसनर का, तो क्या पता इस तरफ भी WWE जा सकती है। कुछ भी कर सकते हैं WWE, उनके बारे में कुछ आप कह नहीं सकते। बॉबी रूड गाइस, रॉबर्ट रूड आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमको पता चला है। आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो उनको एक सर्जरी से गुजरना पड़ा था, तो अब शायद फिट हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, और हो सकता है आपको कुछ बहुत टाइम के अंदर बॉबी रूड का WWE के अंदर रिटर्न देखने को मिल जाए। ऐसी कोई ज़्यादा खास अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ रिपोर्ट ये है कि बहुत जल्दी के आसपास ऐसा हो सकता है कि रॉबर्ट रूड वापस आ जाएं कंपनी के अंदर। सेथ रॉलिंस गाइस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनने के लिए ऑड्स में आगे निकले हुए हैं, तो फिर आप ऐसा मान सकते हो कि शायद WWE एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेके आ जाए। और अगर लोगन पॉल एंड सेथ रॉलिंस का मैच हो रहा तो क्या पता सेथ रॉलिंस चेंबर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत जाए, और चैंपियनशिप जीतने के बाद जो सेथ रॉलिंस का मैच है, पॉसिबल जो मैच लग रहा है लोगन पॉल के साथ में, वो चैंपियनशिप के लिए हो सकता है। अब पता नहीं WWE ऐसा करेगी, ऑड्स में चेंजेस वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ऑड्स के अंदर सेथ रॉलिंस रेस में बहुत आगे चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनने के लिए। कोडी रोड्स के बारे में गाइस मैंने आपको विंग्ड ईगल चैंपियनशिप वाली बात बताई थी, तो गाइस पूरा पॉसिबल है ऐसा, मतलब अब और भी जो चीज़ें वो कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप जीती रेसलमेनिया के अंदर, तो उसके बाद वो उस चैंपियनशिप को वापस लेकर आ जाएंगे कंपनी के अंदर।
मतलब जैसे मैं पहले बता रहा था कि हाँ ऐसा आइडिया है, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स है धीरे धीरे और पक्की होती जा रही है कि ऐसा कोडी रोड्स कर सकते हैं, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से कुछ फ्रेश चीज़ लाने के लिए WWE का करना अच्छा डिसीजन भी हो सकता है। और गाइज हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और गाइज रैंडी ऑर्टन के बारे में रिसेंटली मैंने आपको बताया था, उनकी पिक्चर्स देखी गई, काफ़ी जैक्ड, काफ़ी अच्छे, काफ़ी हेल्दी नजर आ रहे हैं। और मैंने आपको ये बता दें कि रेसलमेनिया से पहले रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स आ जाएंगे ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो शायद एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट में जगह हो सकती है जहां पर रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करें। अब दिमाग अगर सोचा जाए कि किधर वो आ सकते हैं तो ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि WWE किसी एक स्टेज के ऊपर जब प्लेटफॉर्म अच्छा होता है वहां पर वो चीज़ करवाना चाहती है और रैंडी ऑर्टन के रिटर्न का फैंस वेट कर भी रहे हैं, तो शायद हो सकता है किसी एक स्पॉट के अंदर WWE रैंडी ऑर्टन को डाल दे और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रैंडी ऑर्टन का एक रिटर्न हो जाए। ये एक स्पेकुलेशन है, लेकिन हो सकता है ये चीज़ रियलिटी में बदल जाए WWE के अंदर। गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वातावरण को एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।